ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के स्टूडियो में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ इलाके में हो रही घुसपैठ और संथाल पहाड़िया आदिवासियों की लगातार घट रही आबादी पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे खतरे की घंटी बताया है और कहा है कि इस दिशा में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो ये गंभीर मामला बन सकता है। वे दुमका में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशियों के घुसपैठ और अवैध खनन के कारण पाकुड़ एवं साहिबगंज के कई इलाकों में संथाल पहाड़िया आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं। उनके बारे में अभी भी कोई चिंता नहीं करता। भाजपा की सरकार बनने के बाद विशेष टीम का गठन कर इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने वोट बैंक को लेकर चुप्पी साध रखी है। उनके लोगों ने जमीन ही नहीं छीना बल्कि बहू बेटियों को भी छीना है। संथाल के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने संथाल समुदाय को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं। इससे साफ संदेश जाता है कि भाजपा आदिवासियों की सुनती है और उनके हित में काम करती है। मैं पहली बात तो कहूंगा, वो तो वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पार्टनर। आज अगर हेमंत सोरेन जी जेल में है तो बीजेपी ने उनको जेल नहीं भेजा है, एजेंसी ने भेजा, कोर्ट ने भेजा है उनको। हम सबको पता है, शायद कल्पना को पता है कि नहीं है पता। लेकिन कोई भी अगर किसी भी क्रिमिनल को कोई पकड़ता है पुलिस तो पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ कोर्ट में हाजिर करता है और मजिस्ट्रेट जब संतुष्ट हो जाते हैं तब फिर उनको जेल भेज देते हैं। तो ये कहना कि हमें उनको बचाना है, भाई बचाना है तो क्या, उसके लिए तो कौन है, उनके कपिल सिब्बल वकील है ही, फीस दे ही रहे हैं, बहस कर ही रहे हैं। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम सब लोग जान रहे हैं। भाई आज अगर हेमंत सोरेन जेल में है तो उसके पास क्या उत्तर है? मैं 2 सवाल करता, उसके उत्तर आप सब लोग उनसे पूछ लेना। पहला, हमने 1.5-2 साल पहले पत्र लिखा था राज्य के मुख्यमंत्री को, उस समय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते, साहिबगंज को लेकर हमने कहा था कि भाई यहाँ पर इलीगल पत्थर की ढुलाई होती है, इलीगल स्टीमर यहाँ चलाए जाते हैं, इलीगल घाट से चलाए जाते हैं। आप इसको रोके नहीं तो किसी भी दिन दुर्घटना हो सकता है। हमें तो एक नॉलेजमेंट तक नहीं दिया और ठीक जब हम पत्र लिखे तो 1 साल के बाद उसी घाट में और दुर्घटना हुई। ये पूरे दुनिया ने देखा। भाई एक विधायक क्या करते हैं, अपोजिशन के नेता क्या करते हैं, भाई हम सरकार के संज्ञान में लाते हैं कि कार्रवाई क्या किया हेमंत सोरेन ने। आज वही तो है कि 1000 करोड़ रुपया की वहां जो इलीगल पत्थर की ढुलाई हुई है, तभी उनके प्रतिनिधि, दलाल, बिचौलिया सब लोग जेल में बंद है, हेमंत सोरेन जेल में बंद है। और राजधानी रांची के समरानगर स्थित सभागार में मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाने को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सिटी एसपी एवं सदर एसडीओ मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसमें स्कूल कॉलेज के छात्रों को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान के संबंध में जागरूक करने की रणनीति तैयार की गई। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बैठक में कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को राज्य सरकार से रांची जिला को नशा मुक्त करने के लिए जो गाइडलाइन प्राप्त हुई है उसके अनुसार रांची जिला को नशा मुक्त करने के लिए क्या क्या रणनीति बनाई जा सकती है, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके तहत जिले के स्कूल, कॉलेज, बड़े शैक्षणिक संस्थान के प्रिंसिपल को इस अभियान से जोड़ने का काम किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रांची जिला को जो है नशा मुक्त करने के लिए सरकार के स्तर से भी हम लोग को लगातार गाइडलाइंस प्राप्त हो रही हैं। उन गाइडलाइंस के आलोक में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर के आज एक बैठक का आयोजन किए हैं। उस पर एक रणनीति तैयार करने का कार्य हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। रांची जिला को नशा मुक्त करने के लिए क्या क्या कदमें उठाई जा सकती हैं, इस संदर्भ में एक बैठक हम लोगों ने आज किया है, जिसमें एसडीओ सर और सभी डीएसपी और नोडल्स और साथ में डीएसई के साथ में एक बैठक हुई है, जिसमें ये रणनीति तय की गई है कि रांची जिला के सभी स्कूल कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बड़े संस्थान हैं,
जहाँ पे युवा और जो है बच्चे अपना अध्ययन करते हैं, वैसे लोगों को जोड़ने का काम जो है हम लोग को करना है। उस सिलसिले में हम लोग कैंपेन चलाने के लिए रणनीति तैयार किए हैं और साथ साथ में कई संस्थानों को इसमें जोड़ने का काम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें CIP, रिम्स और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग, NGOs और साथ में कई नुक्कड़ नाटक करने वाले संस्था को हम लोग इसमें जोड़ेंगे और एक बृहद कैंपेन जो है रांची में लॉन्च करने हम लोग जा रहे हैं। उस सिलसिले में आज हम लोगों ने एक बैठक किया है और इसकी अगली एक बैठक हम लोग 6 तारीख को करेंगे और साथ में 10 तारीख के आसपास में हम लोग सभी प्रिंसिपलों के साथ में जो है एक बैठक करके एक रणनीति तय करके कैंपेन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। SDO उत्कर्ष कुमार ने बैठक में कहा कि छात्र छात्राओं और युवाओं के लिए ड्रग्स एक बड़ा जंजाल है जो युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। ये युवाओं को इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली कैंसर की तरह बर्बाद कर रहा है। इसको लेकर सभी स्टेक होल्डर को शामिल करते हुए एक बड़ा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नशा के दुष्प्रभाव के बारे में विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। जी, ड्रग्स एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा कैंसर है जो युवा पीढ़ी को बहुत ईजिली पकड़ लेता है, अगर पकड़ लेता है छोड़ नहीं पाता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है, इसका क्या असर पड़ता है फिजिकली, क्या असर पड़ता है फाइनेंशियली, क्या असर पड़ता है इमोशनली, सोशली, इन सबको एक तरह से कन्वे करने के लिए सभी इंस्टीट्यूशन को सचेत करने के लिए इसके लिए हम लोग एक फिजिकल और एक डिजिटल कैंपेन प्लान कर रहे हैं। सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे और जो भी बाकायदा सूचना है ये दी जाएगी, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग का भी प्लान है। अलग अलग हम जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हों, चाहे वो NGOs वगैरह हों, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह हों, सबको बुला करके एक रणनीति बनाई जा रही है यहाँ पर और नशा मुक्त रांची के लिए एक मुहिम यहाँ पर चालू की जा रही है। उसी के संदर्भ में ये पहला स्टेप है गृह विभाग के। और जमशेदपुर की सामाजिक संस्था यूथ यूनिटी फॉर वॉलेंट्री एक्शन की ओर से पोटका के तेंतला में किशोरियों के लिए 1 दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका संचालन गर्ल्स फर्स्ट फंड परियोजना की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ज्योति पिंगवा ने किया, जबकि पीपल फॉर चेंज संस्थान से जुड़े सुमित और पुष्पा ने किशोरियों को प्रशिक्षण दिया। किशोरियों को बताया गया कि पितृसत्ता क्या है और ये किशोरियों एवं महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित करती है, कैसे लड़कियों एवं महिलाओं पर नियंत्रण किया जाता है। भाई छोटा हो तो भी उनके निर्णय को महत्व दिया जाता है और कभी भी बाहर जाते हैं तो भाई के साथ भेज दिया जाता है, चाहे वो छोटा हो तो भी, क्योंकि वो पुरुष है। पितृसत्ता सिर्फ लड़कियों को प्रभावित नहीं करता है बल्कि पुरुषों को भी करता है। पुरुषों को जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम्हें नौकरी करनी है। पुरुषों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने नहीं दिया जाता है। जेंडर समाज द्वारा दिया गया पहचान है। अक्सर हमें भी पूछा जाता है कि डॉक्टर, हलवाई, ट्रक ड्राइवर और किसान में आप किसको देखते हैं, तो हमारा जवाब पुरुष रहता है। प्रशिक्षण में 30 किशोरियों ने भाग लिया। शिविर को सफल बनाने में युवा के कार्यकर्ता चांदमनी, रीला सरदार, अंबती सरदार और किरण सरदार ने सहयोग किया। समझ देता है कि हम लोग कैसे पुरुषों के नीचे दबे हुए हैं, हमें उठने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब इस वीडियो में ये भी बताया जा रहा था ना कि रेप केस, अब रेप केस की अगर बात करें तो कई लड़कियों के साथ हुआ है, लेकिन कोई अभी तक केस नहीं किया इस बारे में। क्यों नहीं किया? क्योंकि पेरेंट्स डिसीजन लेंगे, और पेरेंट्स में से कौन डिसीजन लेंगे? हमारे पूज्य श्री पिताजी, और उसके अलावा कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो है पितृसत्ता। क्योंकि चलता आ रहा है कि घर का डिसीजन सबसे बड़े लेंगे और बड़े होते हैं पुरुष। अगर मान लीजिए लव मैरिज भी कोई लड़की करती है, लड़का कम एज का है, लड़की ज्यादा है, तो वो तो हुआ कि घर की सबसे बड़ी लड़की हुई, तो कैसे वो लड़का? ये नहीं होता है कि घर का लड़का ही बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो लड़का है, हम लोग लड़की है, हमें शादी करके विदा कर दिया जाता है। लड़के बीवी लाएंगे, क्यों? लड़के हमारे घर नहीं आ सकते। ये भी एक पितृसत्ता ही होता है कि हमें हर चीज में धकेला दिया जाता है। मतलब कुआं में कूदना है तो उसके लिए लड़की है, अगर कुआं से निकलना है तो उसके लिए लड़का है ना। जमशेदपुर के बागबेड़ा, हररगुट्टू, घाघीरी व आसपास के क्षेत्र में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। यहाँ रहने वाले लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इस भीषण गर्मी के बीच दिन भर कड़ी धूप में लाइन लगकर छोटे छोटे बच्चे व महिलाएं पानी के जुगाड़ में लगी रहती हैं।
स्थानीय लोगों की माने तो ये समस्या पिछले लगभग 10 से 15 वर्षों से यूं ही बनी हुई है, परंतु कोई सूद लेने वाला नहीं है। बस्ती के लोगों का कहना है कि वो अपने सारे काम धाम छोड़कर पहले पानी का इंतजाम करते हैं ताकि उनकी प्यास बुझ सके। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि वो भी पानी के लिए घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अगर आप हरगुटू और बागबेड़ा क्षेत्र में पहुंचेंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान सभी लाइन में लगकर पानी लेते नजर आ जाएंगे। इन दिनों जल स्तर काफी नीचे जा चुका है। क्षेत्र के जितने भी चापाकल हैं वो सूख चुके हैं। यहाँ लोग सुबह से ही बाल्टी, गैलन व बर्तन लेकर लाइन में लगा देते हैं ताकि किसी के सहयोग से बस्ती में पानी का टैंकर पहुंचे तो उन्हें समय से पानी मिल सके। हालांकि लोगों की समस्या को देखते हुए पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने अपने निजी टैंकर से इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई शुरू की है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रही है। वे लगातार 10 से 15 वर्षों से पानी की आपूर्ति करते नजर आ रहे हैं। पानी का समस्या है, पानी का दिक्कत रहता है। कितने वर्षों से समस्या आई है? वो तो अभी 2003 से 3-4 से उस समय से हम लोग को पानी हो रहा है। पानी मिल रहा है 10-15 साल से। तो हम लोग के यहाँ पे बहुत पानी का तकलीफ है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाके पानी के लिए लाइन लग रहे हैं। हम लोग को बहुत समस्या है पानी का। मोटर वोटर सब सूख गया है। तो हम लोग राजकुमार भैया से ही उम्मीद करते हैं कि वो हम लोग को हमेशा पानी देते रहें। इस क्षेत्र में जल स्तर इतना नीचे चला गया कि हर चापाकल, जल मीनार सब सूख गया है। इसी कारण से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत पानी की दिक्कत हो रहा है। तो हमने राजकुमार जी से इस पानी के समस्या के बारे में उनको बहुत पहले ही आगाह किए थे कि इस क्षेत्र में हमको पानी टैंकर चाहिए, लेकिन उनको बोलने के बाद राजकुमार सिंह जी ने हमारे इस छोटा सा प्रयास को पानी टैंकर से पानी देने का प्रयास किया ताकि लोगों को पानी की सुविधा मिल सके। विगत 10 से 15 सालों से उन्हीं के द्वारा इस हमारे क्षेत्र में पानी को सप्लाई देते हुए आ रहे हैं। अगर राजकुमार सिंह जी अपना टैंकर अगर हमारे क्षेत्र में नहीं भेजते तो पता नहीं क्या हो जाता। लोगों को डेक्ची कढ़ाई लेके या सरकारी विभाग का वहाँ धरना देते हैं या कहीं और जाके धरना देते हैं। और जमशेदपुर के गोलमुरे स्थित फ्लिपकार्ट कार्यालय में काम करने वाले डिलीवरी बॉय गुरुवार से हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का ऐलान करने से सारा कामकाज ठप पड़ गया है। डिलीवरी नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि उनके पार्सल का रेट घटा दिया गया है। इसी वजह से वे लोग हड़ताल पर गए हैं। फ्लिपकार्ट कार्यालय में लोगों का जितना सामान आया है सब पड़ा हुआ है। एक डिलीवरी बॉय ने बताया कि मल्टीपल पार्सल का रेट घटा दिया गया है। एक पार्सल पर उन्हें 14 रुपए मिलते हैं, लेकिन अगर एक डिलीवरी बॉय 5 पार्सल लेकर जाएगा तो एक पार्सल का उसे 15 मिलेगा और बाकी पार्सल पर उसे आधा यानी 7.5 रुपए प्रति पार्सल दिया जाएगा। हर शहर में ये रेट लागू कर दिया गया है, लेकिन वो लोग जमशेदपुर में ये रेट लागू नहीं करने देंगे। एक अन्य डिलीवरी बॉय ने बताया कि वो 2 साल से काम कर रहा है। आज तक पार्सल का डिलीवरी रेट नहीं बढ़ाया गया और अब इसे कम करने की बात हो रही है। कंपनी में फ्लिपकार्ट तो अभी फ्लिपकार्ट को आप लोग लिखित दिए हैं? लिखित नहीं दिए। क्या हड़ताल में है आप लोग की? जी हड़ताल में है सर। हम लोग का मांग पूरा होगा तभी हम लोग काम करेंगे। जो पुराना रेट है वही रेट पे काम करेंगे हम। कितने लोग हैं? हम लोग लगभग 70-80 लड़का है। कहाँ आवेदन देंगे? हम लोग पहले लेबर कोर्ट में जाएंगे, फिर डीसी कोर्ट में जाएंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक काम नहीं करेंगे और जब तक दूसरे काम भी नहीं करेंगे। रांची के मेकान श्यामली स्थित सेल MTI सभागार में गुरुवार को मेकॉन और सेल के संयुक्त तत्वावधान में इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने विधिवत रूप से किया। इस सम्मेलन में निर्माता, लोहा और इस्पात उत्पादक, शिक्षा जगत के प्रतिनिधि, उपकरण आपूर्तिकर्ता, इंजीनियरिंग और परामर्श कंपनियां, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिभागी और विभिन्न माध्यमिक इस्पात क्षेत्र की कंपनियों के प्रमुख भी शामिल थे। इस अवसर पर इस्पात मंत्रालय के सचिव ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य देश को स्टील के निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। आज के दिन में भी हम दूसरे देश पर इस कार्य के लिए निर्भर है। भारत इस्पात के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे नंबर पे है। इसे देखते हुए और हम इसे कैसे बेहतर बनाएं, इसको लेकर अलग अलग क्षेत्र में इस तरह के सम्मेलन में चर्चा की जा रही है। इसके साथ छोटे एवं मझोले इस्पात कंपनी के विकास के लिए भी विचार विमर्श हो रहा है।
आज के दिन भी हम बहुत सारी प्रौद्योगिकियों के लिए और ख़ास के जो हायर ऑर्डर टेक्नोलॉजी है उसके लिए दूसरे देश के टेक्नोलॉजी सप्लायर्स पर निर्भर है। हमारे देश में भी उस क्षमता का कैसे विकास हो, और ये एक मुद्दा और भी महत्वपूर्ण वैसे मामले में हो जाता है जहाँ पर विदेशों में भी तकनीक का विकास नहीं हुआ है। हमारा देश, जैसे कि आप जानती होंगी कि दुनिया में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और तेज़ी से जो इस्पात निर्माण का परिदृश्य है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो उस बदलते परिदृश्य में हम कैसे रेलेवेंट रहे और हम जो इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी है उसके अग्रतम उच्चतम स्तर पर रहें और उसके लिए कैपिटल इक्विपमेंट निर्माण करें, उसके संबंध में अलग अलग इस्पात निर्माण के क्षेत्रों पर चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में होगी। जमशेदपुर के जैमको आजाद बस्ती गुरुद्वारा में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिहाड़े को समर्पित 40 दिवसीय श्री सुखमनी साहिब पाठ का आयोजन किया गया है। इसके 32वें दिन गुरुवार को बड़ी संख्या में संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में सामूहिक रूप से सुखमनी साहिब का पाठ किया। रोजाना सुबह 7 बजे से यहाँ पाठ किया जाता है। इसकी समाप्ति 7 जून को होगी और उस दिन गुरु का अटूट लंगर वितरण किया जाएगा। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब के अध्यक्ष सरदार पापिंदर सिंह ने बताया कि श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर 8 जून को समूह संगत के सहयोग से गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ आरंभ होगा। 10 जून को इसकी समाप्ति के उपरांत कीर्तन दरबार सजाया जाएगा तथा चना प्रसाद और ठंडा शरबत वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 जून को गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस को समर्पित जगह जगह पर छबील लगाई जाएगी। इस मौके पर जितेंद्र सिंह, करणदीप सिंह, मनप्रीत सिंह व अन्य उपस्थित थे। सभी गुरुद्वारा साहिबों में हमारे 5वें गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस को मनाते हुए सभी गुरुद्वारा साहिब में सुखमनी साहिब जी के पाठ चल रहे हैं, जो आज करीब 32वां दिन है, जो उनकी याद में सभी अधिकतर बीवियों, स्त्रियां और हमारे सरदार लोग सुखमनी साहिब जी का पाठ करके उनकी याद में पाठ करके अपना जीवन का लाहा खटते हैं। और 8 दिन बाकी हैं। उसके बाद 10 तारीख को उनकी याद में सभी गुरुद्वारों में मीठे जल और चने का प्रसाद वितरित किया जाएगा। और इस बीच में कई जगहों पर लोग अपनी श्रद्धा से लोग आने जाने वाले राहगीरों को ठंडा पानी, मीठा पानी और चने का प्रसाद वितरित करके गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस को मनाते हुए उनकी शहादत को मनाते हुए मना रहे हैं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के बांजुरी गांव निवासी सासाधर गोप का पिछले दिनों निधन हो गया था। गरीबी के कारण शोक संतप्त परिवार को श्राद्ध क्रम में काफी परेशानी आ रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर समाज सेवी सह झामुमो केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन ने परिवार को सूखा राशन उपलब्ध कराया। जादूगोड़ा स्थित झामुमो कार्यालय में बाबूलाल सोरेन के समर्थक सुभाष कर्माकर ने स्वर्गीय सासाधर गोप के पुत्र कृष्णा गोप को श्राद्ध क्रम के लिए सूखा अनाज प्रदान किया। ज्ञात हो कि पिछले दिनों पोटका प्रखंड के बांजुरी निवासी कृष्णा गोप के पिता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वह श्राद्ध क्रम करने पर असमर्थ थे। इसकी सूचना बाबूलाल सोरेन को मिली तो उन्होंने त्वरित पहल करते हुए श्राद्ध क्रम के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था कराई। सहयोग मिलने पर कृष्णा गोप ने बाबूलाल सोरेन का आभार व्यक्त किया। आज देखिए ये जो श्रद्धा क्रम जो वो लोग का अपना घर का मैंने कई ग्राम से आए हैं, उसका श्रद्धा क्रम के लिए ये चावल 2-2 बोरा दिया जा रहा। अभी 2, 4, 5 आदमी को आज का सबको सहायता दे रहा। हमारा गुरुजी बाबूलाल श्रीमान बाबूलाल सोरेन के तरफ से सहयोग दे रहा। बहुत दूर दूर इसका सहायता जा रहा है और सहायता अभी भी कर रहा, आगे भी करते रहेगा। मैंने गांव घर शादी ब्याह में मैंने आपका श्रद्धा क्रम में या कोई और तकलीफ हो रहा उसका कोई मैंने क्या बोलता है
वो बच्चा होने के क्रम में भी देता है सहायता। और कोई गांव में अगर कुछ चोट लग जाता है सड़क में या कोई बीमारी हो रहा, उसका भी रिम्स भेजा जाता है सहायता कर रहा। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।